नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके लिए दोबारा से जीएस का वही प्रैक्टिस सेट लेके जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है बिकॉज आप वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तो जैसे कि बता दूँ, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म का लास्ट डेट ऑफ हो चुका है। आप कोई फॉर्म नहीं डाल पाएगा, फीस भी सब सबमिट कर चुके होंगे। आई होप जिसको भी फॉर्म में करेक्शन की डेट है वो जब होगी तो आप करेक्शन भी करा लीजिएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका फॉर्म सिटी इंटीमेशन और फॉर्म एक्सेप्टेंस का एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है या डिस्क्वालीफाई कर दिया गया आपको। तो उस सारी चीज़ों में आपको बता देता हूँ, वो फ्यूचर की बात है। अब सिर्फ एक ही पैटर्न रह गया है, वो है तैयारी। आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि तैयारी ही रह गई है, उसके बाद अब एग्जाम होगा। ठीक है, तो मेन मैं आपको चीज़ बता दूं कि तैयारी के दौरान आपको कंसिस्ट रहना है, अपने फोकस करना है अपनी जॉब के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो सिंपलाइज ये बात बता देता हूँ आपको कि तैयारी इतनी अच्छे से कर लीजिएगा। 32,438 ये एक छोटा अमाउंट भी नहीं है वैकेंसीज का, और कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है वो 32,000 में सिलेक्शन ले लेगा। मैं चाहता हूँ जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो एक बार को फोकस कर लें पढ़ाई पे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन निकाल के दें। बाकी आपके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं यूट्यूब पे। प्राइवेट जुड़ सकते हैं मुझसे क्लासेस के लिए, लिंक्स के लिए और पीडीएफ के लिए। वो मैंने प्राइवेट ग्रुप बना दिया, वहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए, समय को ज़्यादा ना खराब करते हुए बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट 09 जो प्रैक्टिस सेट है, आपको फिर से बता दूं, तैयारी के बेस को बढ़ा दीजिए क्योंकि आपको सिर्फ 6 महीने मिलने वाले हैं। 6 महीने के बाद ये एग्जाम हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कलाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कला हो गया, लोक नृत्य हो गया, वादक हो गई, फेमस इंस्ट्रूमेंट हो गया, फेमस पुस्तक हो गई, ऑथर हो गई, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो बता देता हूँ, पहला प्रश्न जो आज लेके आए हैं, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, बंगाल। तो प्रश्न का आंसर कीजिए किस प्रकार से। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर आप बताइए। जिसको नहीं पता है सीखें, और जिसको पता है वो अटेम्प्ट करें कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एक्स्ट्रा डिटेल पे बात करते हैं। महाराष्ट्र, मैंने आपको पहले ही बता रखा है महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र थर्ड लॉन्गेस्ट स्टेट है। बड़ी, लंबी बोलेंगे, बड़ी बोलेंगे, लार्जेस्ट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। ठीक है, भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत का तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। सेकंड भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? वो आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, फर्स्ट फिर बता दीजिए क्या हो जाता है। बार बार रिपीट करा रहा हूं, समझिएगा, बिकॉज फिर दिक्कत होगी आपको। नंबर फर्स्ट हो गया राजस्थान। चलिए, अब इसका आंसर हम कर देते हैं। मधुबनी जो कला है वो बिहार की एक कला है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बिहार में। पंजाब बिल्कुल नहीं है, बंगाल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूं, पंजाब की जो है वो फुलकारी है। पंजाब की क्या है? फुलकारी। महाराष्ट्र की क्या है? रंगोली। ये मैं फेमस कलाएं बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा। पंजाब की क्या है? फुलकारी, और रंगोली किसकी है? महाराष्ट्र की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव द्वारा लिखी गई पुस्तक, यानी कि ये पुस्तक है किसके द्वारा ऑथर है, यानी किसने लिखा है इस पुस्तक को, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन कई प्रकार से आएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी ये चीजें हाँ और नहीं में बदल जाती हैं। अगर आपने जैसे मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से नहीं है, सिर्फ नहीं लग जाता ना यहाँ पे, तो नहीं लग जाने पे पूरा प्रश्न गलत हो जाता। ठीक है, तो ये चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश बहुत करता है। चलिए, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बता देते हैं,
ये है झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है, इसका आंसर राइट होगा झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है, ये इनका राइट आंसर है। अरुंधति रॉय की पुस्तक बताइए, द इनहेरिटेंस, नहीं इनकी है शायद, इनकी नहीं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ओके, द इनहेरिटेंस किसकी है, द इनहेरिटेंस वो है आपकी किरण देसाई की, किसकी है, किरण देसाई की, समझ में आ रहा है आपको, किरण देसाई की, ठीक है, इसका आंसर हो गया झुम्पा लाहिड़ी। या इनका एक और पुस्तक है द शेक, ऐसी कभी पूछे, द नेम शेक, द नेम शेक, ये इनकी एक फेमस पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी की दूसरी। याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस पर ध्यान बिल्कुल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक किसे, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन देर अवेलेबल, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन। देखिए, पहले से आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर करने से पहले कि आप ये देखिए कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, इसका आंसर बताइए मुझे। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ये बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है, प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, ठीक है, रविंद्रनाथ जी को सबसे पहले मिला था नोबेल पुरस्कार, लेकिन किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। अगर कोई पूछ ले कि इनको किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किस प्रकार की सरकार है, सरकार पूछी जा रही है, कौन सी प्रणाली की सरकार है भारत में। तो संसदीय प्रणाली, अल्पतंत्रीय, राजतंत्रीय या संप्रदायवादी। इसका आंसर आप बताइए, जिसको पता है वो बताए और नहीं पता है तो सीखे। चलिए, संसदीय प्रणाली है, भारतीय प्रणाली एक संसदीय प्रणाली है, समझ रहे हैं आप, संसदीय प्रणाली बोली जाती है जो भारत की सरकार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। पूछा जा रहा है 9 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें प्रथम जो बैठक अध्यक्ष थे कौन थे। अच्छा, पहली बात तो ये बता दीजिए कि प्रथम अध्यक्ष, प्रथम राष्ट्रपति कौन है भारत के, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताइए, जिसको पता है बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, आप सिन्हा और लिख लीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे भारत के 9 दिसंबर 1946 की बैठक के पहले अध्यक्ष। ये बता दूं अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी मतलब इनको फिक्स नहीं किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, जब ये अस्थायी अध्यक्ष थे तो स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? क्वेश्चन यहीं से निकल के आ सकता है ना कि जब अस्थायी ये थे तो स्थायी कौन था। बात कर लेंगे जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति वही थे इस सभा के अध्यक्ष। इनको जब नॉमिनेट किया गया था तो इनका ये बनता है स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। हाँ, लिख लीजिएगा, वो थोड़ा सा बोल तो रहा हूँ, मेरी आवाज समझ में आ रही है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। समझ आ गया। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बात करते हैं बिहार से। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मार्डी द्वारा लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। इनकी एक और पुस्तक है द नेम शेक।
3, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक किसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया कैलाश सत्यार्थी को। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में संसदीय प्रणाली सरकार है। संसदीय प्रणाली सरकार है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको वेट कीजिएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति क्योंकि आपको जानते हैं काफी सारे उर्वरक भारत में अलग अलग क्रांति बनाई गई है, नीली क्रांति, हरित क्रांति, है ना, मत्स्य, तो सब बताया गया। तो मैं बात कर लेता हूँ, हरित क्रांति किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दे रखा है फिश प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन या ऑयल प्रोडक्शन। तो मैं आपको बता दूं, सन 1965 में, यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीजें याद रखिएगा, 1965 में जब प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उनके ही शासनकाल में हरित क्रांति का उद्गम हुआ था, जो बोला जाता है फूड प्रोडक्शन से। क्योंकि देखिए मत्स्य पालन बिल्कुल नहीं है, मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं है, ऑयल प्रोडक्शन भी नहीं है, यह है फूड प्रोडक्शन के ऊपर। हरित क्रांति जो संबंधित है वो है फूड प्रोडक्शन पे। अब फूड प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है? तो यहां आ जाता है गेहूं, चावल। उस टाइम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट थे जिनमें ये लागू कर दिया गया था कि आप अपनी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं, तो वो है पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये 2 राज्य से हैं जो फूड प्रोडक्शन के लिए काफी हद तक जाने जाते हैं। गेहूं और चावल अधिकतम मात्रा में ये लोग करते हैं। चलिए प्रश्न कंप्लीट हो गया, इसका आंसर होगा फूड प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को स्थगित किया गया था, स्थापित किया गया था, तब उसका जो एक लागत अमाउंट था वो कितना था, वो पूछा जा रहा है प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिकॉज वो ज्यादा काम की रहती है, क्योंकि ये प्रश्न देखने में 5 हैं, ये 5 प्रश्न नहीं होते, इसके अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? पहले तो आप ये बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की कब की गई थी, कब बना था आरबीआई? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होती है इसकी, कब बना था? 1935 में। 1935 में क्वेश्चन ये भी बन जाता है कभी कभी, 1935 में आरबीआई का निर्धारण किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। कई शब्द होते हैं, समझिए। चलिए, तो जब स्थापना की गई थी तो स्टार्टिंग अमाउंट इस बैंक का क्या था जो निवेशित था? तो वह अमाउंट था 5 करोड़ रुपए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़ रुपए। 10 करोड़ बिल्कुल, 15 करोड़, ये 3 ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। 5 करोड़ इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी रिपीट हुआ था 2019 में। कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? जो भी लोग शेयर मार्केट या फिर स्टॉक में रुचि रखते हैं उनको पता होगा आई थिंक, कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है सीएसई, एनएसई, डीएसई या बीएसई, यानी कि फुल फॉर्म है, इसे बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, लिखावट में ये इधर साइड से हो सकता है, लेकिन बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ आया? समझ। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीएसई। सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएसई। चलिए इसको हटा देते हैं, लिखते रहिएगा, क्योंकि अपने पास स्पेस उतना ही है ना, कॉम्प्रोमाइज करने वाला काम है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बीएसई समझ गए, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? वो पूछ रहे हैं कि किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी रेट है, वो कैसे पता करेंगे? तो
तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा इट्स एग्रीकल्चर, यानी कि उसकी कृषि के आधार पे, इट्स ट्रांसपोर्ट के आधार पे, या फिर ग्रॉस प्रोडक्शन, या फिर इट्स पर कैपिटल इनकम, किस पे डिपेंड करेगा ये। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति किससे नापी जाती है? जीडीपी से। जीडीपी समझते हैं आप? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म जीडीपी के आधार पे, तो इसका क्या हो जाएगा? इट्स अ ग्रॉस प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया जीडीपी, इट्स अ ग्रॉस प्रोडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हाथों द्वारा, यहाँ पे लिखा होगा हाथों, लिखा होगा यहाँ पे हाथों द्वारा किसने लिखा है? किसने लिखा है कि भारत के संविधान को जो लिखा गया है वो हाथों से लिखा है? किस महान हस्ती ने लिखा है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होगा राइट? बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको रिसेंटली बैक में बताया राजेंद्र प्रसाद कौन है। बार बार बोलने का एक ही रीजन रहता है साथियों कि आपको क्वेश्चन रिपीट करा के याद कराना। ठीक है ना, बार बार बोलने का यही वो रहता है मेरा मोटिव। राजेंद्र प्रसाद क्या है, क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई लोग, ये पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे भारत के। अब क्वेश्चन था हमारा, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखे गए? तो यह प्रेम बिहारी नारायण जायदा। ठीक है, इन्होंने अपने हाथों से संविधान को मूल रूप से लिखा हुआ है दस्तावेज में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरोजिनी नायडू और राजेंद्र प्रसाद ये नहीं होंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायदादा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर बना है? ठीक है, जैसे आप जानते हैं कई प्रकार से प्रश्न आते हैं, कौन सा बड़ा बांध है, कौन सा छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, किस बांध की कितनी लंबाई है, तो ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको करा देंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, पहला तो क्वेश्चन यही हो गया। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता रहेगा। पहला प्रश्न तो यही हो गया, भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध, क्वेश्चन में आंसर है। सेकंड आंसर मैं आपको बता देता हूं कि ये किस नदी पर बना हुआ है। तो ये अलकनंदा पर बिल्कुल नहीं है, अलकनंदा पे नहीं है, ये है भागीरथी। भागीरथी जो नदी है उस पे बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि भारत का ऊंचा बांध है। गंगा, क्या बताया था मैंने आपको? गंगा भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। आपको बहुत ज्यादा याद करा दूंगा, एक ही बार चीजें बार बार बोल बोल के, बहुत बार बताया मैंने और बहुत बार आपको रिपीट हो जाएगा। चलिए तो एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं हर बार की तरह। हरित क्रांति संबंधित किससे संबंधित है? फूड प्रोडक्शन से। 1965 में जब प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके शासनकाल में हरित क्रांति का उद्गम हुआ था। नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रारंभिक शेयर पूंजी क्या थी? तो प्रारंभिक शेयर पूंजी थी 5 करोड़ रुपए। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस क्या है? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई की। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या ना, कंपनीज के अलग अलग चलते हैं, तो यहाँ पे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या हो सकता है? वो हो सकता है ग्रॉस प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हाथों से किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत या नामित, एक ही होगा, मनोनीत बोल लीजिए या फिर नामित बोल लीजिए, एक ही चीज होगी। ठीक है, मनोनीत या नामित किया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जरा जिनको पता है। नहीं पता तो सीखें, पता है तो अटेम्प्ट करें, कमेंट में जवाब दें।
क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, साइड से हो जाता हूँ, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा और उतनी ही आपकी बूस्ट क्वालिटी बढ़ेगी कि हाँ हम क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अटेम्प्ट जल्दी कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया गया है? वो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, राज्य की बैठकों का सभापति कौन होता है? किसको कहा जाता है? राष्ट्र की बैठकों का सभापति किसको कहा जाता है? बताइए। चलिए, प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। तो बता देता हूँ, बैठकों का जो सभापति है उसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। और आप मुझे बताइए, जब राष्ट्रपति इस्तीफा देगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, राष्ट्रपति इस्तीफा देगा जॉब से, उन्हें लग रहा है मैं नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगा, तो इस्तीफा किसको देंगे? अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो वो देंगे उपराष्ट्रपति को। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति, हिंदी वालों के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, सर एडविन मोन्टांग और वायसराय चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में किस से संबंधित हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नंबर 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नंबर 1909, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। विच इज द राइट आंसर? प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, 1919 में, 1919 से संबंधित हैं दोनों ही वायसराय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहाँ पे। भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है किस चीज का? यानी कि भारत किसी चीज को बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, यानी कि बनाता भी है, उगाता भी है, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है, यानी कि उस चीज को खाता भी है। इस तरीके से, जैसे कि मान लो शुगर, टी, कॉफी या राइस। तो सबसे बड़ा जो भारत उत्पादक है वो असम से चाय का है। चाय एक ऐसा पदार्थ है या फिर जो ऐसी फसल है चाय की जो भारत उगाता भी बहुत ज्यादा है और खाता भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही हाई लेवल पे है। चलिए, वैसे आपको बता दूं, असम चाय कहाँ पाई जाती है? ज्यादातर असम में। ठीक है, कॉफी कहाँ पाई जाती है? कॉफी कहाँ प्रसिद्ध है? कर्नाटक। असम में भी होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कर्नाटक में होती है। मसाले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? केरल। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? जैसे कि आपको पता है कुछ त्योहार हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो त्रिपुरा से संबंधित है, त्रिपुरा स्टेट से। तो बिहू होगा नहीं, बिहू कहाँ से है? बिहू असम से भी, बिहार से भी है, असम से भी है। बंगाला, खर्ची पूजा, कांगचुआ। तो खर्ची पूजा इट इज द राइट आंसर। त्रिपुरा का खर्ची पूजा से संबंधित है बिकॉज वो एक त्योहार है, फेस्टिवल है वहां का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, बग्वाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए। अजमेर, देवीदुरा, हरिद्वार, मथुरा। सबसे बड़ी बात पहले आप मुझे बताइए कि ये मेला, बग्वाल मेला लगता कहाँ है? ठीक है, कहाँ लगता है, किस स्टेट में लगता है? तो बता दूं, ये लगता है उत्तराखंड में। कहाँ लगता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चंपावत जिले में, चंपावत जिले में। कौन सा लगता है? देवीदुरा, देवीदुरा। बग्वाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चंपावत जिला है, देवीदुरा जो कोई भी गांव या फिर छोटा सा टाउन होगा, और ये पूरा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। चलिए, फास्ट रिवीजन करते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य की बैठकों का सभापति कौन मतलब सभापति कौन करता है? इसका वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। सर एडविन मोंटाग और वायसराय चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो चाय का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो वो हो जाएगा खर्ची पूजा। नंबर 17, बघवाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देवीधुरा में, उत्तराखंड में पाया जाता है, चंपावत जिले में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन समझ आया? अच्छे से समझ आया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं, वेट कर लीजिए थोड़ी देर। प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? राष्ट्रगान जो हमारा भारतीय राष्ट्रगान है वो संविधान सभा ने कब अपनाया कि आप इसको अप्लाई कीजिए और स्कूल वगैरह में जो आप गाते हैं। तो अपनाया कब? ऑप्शन दे रखे हैं 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 29 जनवरी 1950। इसका मतलब ये तो फाइन बिल्कुल हो गया कि 1950 में ही अपनाया गया था, क्योंकि चारों ऑप्शन सेम है, तो 1950 ही हो गया। बाकी 26 जनवरी को तो हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस मतलब बनाते हैं, ठीक है ना, जो हमारा होता है गणतंत्र दिवस। तो बात कर लेते हैं कि वो मैटर जो है वो है 24 जनवरी का, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो गाया जाता है वो अपनाया गया था। अच्छा बताओ, राष्ट्रगान को कितने समय में गा लेना चाहिए जो उसकी संविधान सभा के अकॉर्डिंग? तो बता देंगे 52 सेकेंड, ठीक है, खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा करके है, ठीक है, 1 मिनट से कम समय में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किस बेस पे कर सकते हैं? कभी भी, किसी भी दशा में, वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल? तो इसका आंसर सिंपल सा है, आप लोगों को ही पता होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के जो भी मौलिक अधिकार या जो भी संवैधानिक मौलिक अधिकार है वो उनको हटाया जा सकता है, ठीक है, निलंबित कर सकते हैं। चलिए, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की गई है, जो करीबन 5-6 हजार रुपये मिलते हैं जब आप 12th पास हों? तो किस राज्य में है वो योजना? तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, हरियाणा में है नहीं, गुजरात में है नहीं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है बताओ? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने ये सुविधा चलाई है? तो वो है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे जी ने ये योजना चलाई है कि आप अगर बेरोजगार या बेरोजगार, उससे मतलब नहीं है, वो आपको 6,000 रुपये की अमाउंट आएगी मंथली अगर आपने 12th पास कर रखा है। चलिए, बहुत अच्छी योजना है, उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए। ओके, उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए, राजस्थान में लागू होनी चाहिए, गुजरात में, सब जगह लागू होनी चाहिए, अच्छी योजना है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दिलीप कुमार, मीर सेठना, दादा साहेब फाल्के या फिर राज कपूर? तो राज कपूर का कोई मैटर नहीं है, दिलीप कुमार का भी नहीं, दादा साहेब फाल्के, क्योंकि तभी आप देखना जब सिनेमा में किसी ने अवार्ड जीता होता है तो उसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही उसी से नवाजा जाता है, यानी कि दिया जाता है, ठीक है। चलिए, 2022 का क्वेश्चन, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक बहुत ज्यादा आती है, पुरानी बुक्स के लेखक बहुत आते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। एक क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए, आप बताएंगे मुझे मुंशी प्रेमचंद के 2 नाटक या 2 उनके उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के, ठीक है, ये आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिएगा। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, हालांकि वो 22 नहीं होते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं आपके नजरिए, मेरे नजरिए से। चलिए,
तो पूरे तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लास बहुत अच्छी है, पूरी देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा एक बार में। ये वो प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जा रहे हैं। अगर आपके सामने एज इट इज प्रश्न आ जाता है तो आप कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर देंगे, ये है पूरा मैटर। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टिल देन धन्यवाद।